राजेंद्रन सर, पूरे देश का ये हाल है। भारतीय जनता पार्टी बार बार ये दावा करती है कि भाई हम पन्ना प्रमुख बनाते हैं, हम बूथ इंचार्ज बनाते हैं, एक एक मैन टू मैन बिल्कुल निचले स्तर तक हमारे पास मॉनिटरिंग का सिस्टम है। और वो सिस्टम कैसे है वो हम सब जानते हैं। भाई आप कार्यकर्ताओं को तमाम तरीके की जिम्मेदारी देते हैं और उसके मार्फत आप तमाम जो है वो बूथ स्तर तक मॉनिटर करते हैं। लेकिन जब पार्टी सत्ता में आती है, सत्ता में आने के बाद मंत्री कौन बनता है? जो बाहर से लाए गए होते हैं। सत्ता में आने के बाद उप मुख्यमंत्री कौन बनाया जाता है? जो दूसरे दलों से भाग करके या भगाए गए हुए नेता होते हैं। वही हाल राज्यसभा की सीटें खाली होती, किसको भेजा जाता है? जो कांग्रेस से, सपा से, बसपा से या देश के दूसरे हिस्सों में हम जाएंगे तो अलग अलग पार्टियों से जो लोग भाग करके आए होते हैं या भगाए गए होते हैं, उन सारे लोगों को राज्यसभा भेज दिया जाता है। महाराष्ट्र से लेकर के और उत्तर प्रदेश तक आप तमाम उदाहरण देख सकते हैं, और बहुत हालिया उदाहरण है, इसलिए सारे नाम सबको याद है। चाहे वो अजीत पवार की बात हो या अभी अशोक चौहान की बात हो, जिस तरीके से वो कांग्रेस छोड़ करके आते हैं और अगले दिन जो है वो राज्यसभा के टिकट में उनका नाम होता है उम्मीदवारों में। इसका क्या कुछ असर सर मूल कार्यकर्ताओं पर नहीं होता है? और अगर मूल कार्यकर्ताओं पर कोई असर होता है तो क्या कार्यकर्ता इसको लेकर के आवाज क्यों नहीं उठा पाते हैं? हालांकि अभी इस बार अब एक ट्रेंड थोड़ा सा बदलना शुरू किया हुआ है कि कुछ नेताओं ने भाजपा का हालांकि विरोध किया है, चुनाव लड़ने से इनकार कर दिया है इन सबके बीच में। राम प्रकाश जी, देखिए, जो बात आपने रखी और राजीव जी और तिवारी साहब ने उस पर उल्लेख किया था, उसमें एक चीज तो साफ निकल के आ रही है। हम चारों इस मत को मानते हैं कि जो आम कार्यकर्ता है वो अपना सब कुछ न्यौछावर करता है एक सिद्धांत के लिए, और उस पार्टी के लिए अपना सब कुछ त्याग करके काम करता है। वो इस उम्मीद से नहीं काम करता है कि मैं एक दिन मंत्री बनूंगा या नेता। कुछ लोग होते हैं ऐसा करते हैं, लेकिन अगर आप आम कार्यकर्ता से बात करके देखें, उसका एक पैशन होता है उस पार्टी के लिए, और व्यक्ति विशेष के लिए बाद में होता है। पहले पार्टी के लिए होता है और पार्टी की विचारधारा के लिए होता है। और यही चीज आरएसएस ने इतने सफलता से, इतने वर्षों से सफलता से अगर अपना एक संस्था को चलाया है और अपने उद्देश्यों को पूरा करने में वो सफल रहे हैं, तो उसका कारण यही है। राजनीतिक दल नहीं, लेकिन जो राजनीतिक दल को जो चलाते हैं, किसी तरह जिस तरह से चलाते हैं, वहां पे ये उम्मीद की जा रही थी। और अगर आप पिछले कई दशकों से देखें तो जो भी बीजेपी के नेता हैं, उन्होंने इस बात का ध्यान रखा है कि जो कार्यकर्ता है वो एक विश्वास और एक पैशन के साथ जुड़े। लेकिन कहीं ना कहीं पिछले 10 सालों में ये पैसा फेंक कार्यकर्ता खरीदने का जो एक ट्रेंड चला है, खासकर भारतीय जनता पार्टी में, कि बूथ लेवल वर्कर जो है, आप पैसा फेंकिए कोई भी बन जाएगा। ये ट्रेंड जो है थोड़ा परेशान करने वाला है। पहला बिंदु। दूसरे बिंदु पे आ जाते हैं कि थोड़ा ऊपर की पन्ना प्रमुख हुए या दूसरी पार्टियों से आप लेके आ रहे हैं, चाहे वो एमएलए हो चाहे एमपी हो, तो वहां पे जो मानसिकता होती है, जो बीजेपी के एमएलए की, या जो कार्यकर्ता है जो एमएलए बनना चाहता है या काउंसलर बनना चाहता है, तो उसको कहीं ना कहीं ये होता है कि मैंने इतना अपना जीवन तो लगाया ही है, अपना वक्त भी दिया है, पैसे भी लगाए, क्योंकि ऐसा तो नहीं है कि पार्टी फंड करती है, अपना इंडिविजुअल वो भी होता है। तो कहीं ना कहीं ये भी कचोट रहता है कि इतना सब कुछ करने के बाद भी मुझे नहीं मिल रहा है, कोई दूसरा आता है और वो आके सीट ले जाता है। अब तीसरा बिंदु राम प्रकाश जी, जो अब हम लोगों को देखने में मिला है कि जो आम कार्यकर्ता और जो राजनेता हैं, उनमें एक जिस तरीके से डिसकंटेंटमेंट होती है, जिस तरीके से मनमुटाव आ जाता है कहीं ना कहीं अपने ही दोस्तों के बीच में, कि देखो उनको, ठीक है उस पार्टी में आप थे तब तक मेरे दोस्त थे, लेकिन आप मेरी पार्टी में आ गए हैं, तो मेरे को जो है वो
जो दर्जा मिलना था वो नहीं मिल रहा है, ये भी हमने देखा है। अब एक राम प्रकाश जी, एक मुद्दा जो बीजेपी के इसमें समझना पड़ेगा हमें, एक ट्रेंड चला था कि कांग्रेस से लोग बाहर जाते थे और वापस आ जाते थे। अब लेकिन जो लोग जाते थे वो मुद्दों पे जाते थे, करप्शन के केस पे या भ्रष्टाचार के केस पे बाहर नहीं जाते थे या वापस आते थे, या उन्हें लिया जाता था भ्रष्टाचार के। उनको सिद्धांत या जिस विचारधारा को विश्वास करते थे उसके कारण आते, और ये राजनीति में चलता है, सिर्फ भारत में नहीं पूरे विश्व में चलता है। अगर आपको लगता है कि जो विचारधारा आप अपना विश्वास रखते हैं, मतलब जिस पे आपको विश्वास है वो पार्टी कर रही है, तो आप जाते हैं उधर। तो राम प्रकाश जी, ये ट्रेंड जो है पिछले 10 सालों में बदला है, और इसका जो नुकसान है वो बीजेपी को उठाना इसलिए पड़ रहा है क्योंकि जो नेतृत्व है वो इस बात को समझ नहीं रहा है। वो शॉर्ट टर्म पे खेलने की कोशिश कर रहे हैं कि किसी तरह से चुनाव जीते, और इस बात पे हम राम प्रकाश जी कई बार बात कर चुके हैं कि बीजेपी की जो पूरी स्ट्रैटेजी रही वो सिर्फ चुनाव जीतने की है। कहीं पे भी आप गवर्नेंस की बात या जो डिलीवरी की बात है, अपने जो प्रोमिसेस हैं उन पे नहीं हुई है, और इसका खामियाजा अभी आपको 2024 में देखने को मिलेगा। एक आखिरी बिंदु है, देखिए, एक बहुत बढ़िया सेंटेंस वाक्य बोला जाता था कांग्रेस के लिए कि कांग्रेस तेरी गंगा मैली। ये इसलिए बोला जाता था कि जितने भी नेता कांग्रेस में आते थे और ये कहा जाता था कि भैया पवित्र हो जाते हैं गंगा में डूब के। क्या जो हम वॉशिंग मशीन बोलते थे उस वक्त गंगा का उदाहरण दिया जाता। आज के दिन पे जो आम जनता है वो सवाल यही पूछेगी कि आप भ्रष्टाचार के खिलाफ हैं और सारे भ्रष्टाचारी आप ही के पार्टी में आ रहे हैं, और आप सिर्फ ना केवल उनको अपने पार्टी में ला रहे हो, बल्कि उनको ऐसे शीर्ष संस्थानों में और पदों पे बिठा रहे हैं कि जहां पे भ्रष्टाचार और बढ़ेगा। यानी गंगा जितनी मैली थी उसको सफाई करने के बजाय और गंदा कर रहे हैं। तो ये चीज राम प्रकाश जी आज की स्थिति है, और इस चीज से जो भारतीय जनता पार्टी का आम कार्यकर्ता है वो दुखी और परेशान है, और इसका जो रिपरकशन होगा वो आपको पिछले कई सालों से नजर आया। 2019 के चुनावों में नजर आया, और पिछले अभी ये 5 जो चुनाव हुए थे असेंबली के वहां पे भी नजर आया, और 2024 में आपको बहुत अच्छी तरीके से नजर आएगा। राम प्रकाश जी। राजेंद्र सर, एक दो चीजें होती हैं। एक, जब पार्टी की लिस्ट आती है, पार्टी के जो तमाम जो चुनाव में रणनीतियां बनाई जाती हैं, वो एक तो जिताऊ कैंडिडेट्स को लेकर के होती है कि भाई जिताऊ कैंडिडेट हमें कैसे मिले, उसके लिए तमाम समीकरण बनाए जाते हैं, चाहे वो जातिगत समीकरण हो या काम के आधार पर बात हो, या ऐसा रिलायबल और भरोसेमंद चेहरा जिसके पास अपना वोट बैंक हो किसी पर्टिकुलर क्षेत्र में। तो ये कुछ बेसिक क्राइटेरियाज हैं जिनको लेकर के सियासत में बात होती है खूब, की इसी आधार पर कैंडिडेट दिए जाते हैं, और पार्टियां भी मानती हैं, पार्टियों के जो नेता हैं वो भी मानते हैं, वो भी यही कहते हैं जब उनसे सवाल पूछा जाता है उम्मीदवारों को लेकर के। तो क्या माना जाए कि अब भारतीय जनता पार्टी के पास जिताऊ कैंडिडेट नहीं है, उनके पास चुनाव जितवा सकें इस तरीके के चेहरे नहीं हैं, जो उनको बाहर से इंपोर्ट करके चेहरे लाने पड़ रहे हैं, या जो नेता इस तरीके से पार्टी में शामिल हो रहे हैं दूसरे दलों से उनको तुरंत उम्मीदवार बना लिया जाता है, या फिर सीधे सीधे ये मान लिया जाए कि वर्तमान भाजपा के नेतृत्व को, वर्तमान इस नई भाजपा को अपने कार्यकर्ताओं पर, अपने मूल नेताओं पर भरोसा नहीं है। राम प्रकाश जी, मैं राजीव जी ने जो बात कही थी, मैं उस सारी बातों को अगर हम रखें तो आपके कई जो सवाल हैं उसके कई जवाब मिल जाते हैं, लेकिन 2 बातें और उसमें मैं जोड़ना चाहूंगा। देखिए, सबसे पहली बात कि जो बीजेपी का अगर आप पतन कहें या जो अंदरूनी खोखलापन होते जा रहा है या नजर आ रहा है, वो जनता देख रही है, और वो इसलिए देख रही है कि आपके पास ऐसे दिग्गज नेता थे
और जिनको आपने मौका नहीं दिया आगे बढ़ने के लिए, या जिनके पास काबिलियत थी और उन्होंने, और वो नीचे स्तर से ऊपर उठ के आए हैं, लेकिन आपने उनको दरकिनार करने का पूरा प्रयत्न किया और कई कई जगह पे आप सफल भी रहे। मैं दो ऐसे नेताओं का नाम लूंगा जिनके बारे में पूरी जनता न केवल उत्तर प्रदेश या महाराष्ट्र में जानती है बल्कि पूरे देश में जानती है। राजनाथ सिंह जी हुए और गडकरी जी हुए। अब देखिए इन दोनों व्यक्तियों का जो व्यक्तित्व है वो इतना साफ और जो कार्यकुशल है, और इन्होंने जो भी इनको मंत्री पद दिए गए हैं और उसको पूरी तरह से इतने अच्छे तरीके से निभाया है कि जो कार्यकर्ता है, आम कार्यकर्ता है, उसको एक विश्वास मिलता है कि ये हमारा नेता है जिसके साथ हमने इतने वर्षों से काम किया है। अब जब आप ज्योतिरादित्य सिंधिया या महाराष्ट्र में शिंदे या किसी को लेके आते हैं, आप उनके साथ जो कार्यकर्ता जुड़ा हुआ है उनकी पार्टी का, वो तो उसको तो लगेगा मौका मिल गया, हम लोग कर रहे हैं, लेकिन जो कार्यकर्ता वहां पे कई वर्षों से काम कर रहे हैं उनको कहीं ना कहीं इस बात की चोट रहेगी कि बीजेपी में हमारा अस्तित्व पक्का नहीं। और देखिए चाहे वो घर परिवार हो, चाहे आपकी नौकरी हो या कहीं पे भी, आप मन लगा के और पूरी जी जान से वहां पे काम करते हैं। और ये बात इसलिए एक पार्टी के लिए बहुत जरूरी है क्योंकि जो शीर्ष नेतृत्व जो भी योजनाएं बनाते हैं या जो सरकार बनाती है उसको आम आदमी तक ले जाने का काम आपका आम कार्यकर्ता ही करता है या आपके पार्टी ही करती है। ये चीज मान लीजिए राम प्रकाश जी, इसमें इतनी परेशानी हुई थी जब हमने ये 5 राज्यों के चुनाव देखे थे, और इसीलिए अपना एक दबदबा बनाने के लिए जो मोदी शाह की जो जोड़ी है उन्होंने वहां के सारे मुख्यमंत्री बदल दिए। शिवराज सिंह चौहान का बदलने का मतलब, अब कोई समझा सके तो समझाए मुझे, या डॉक्टर रमन सिंह जो पहले थे उनको हटाने का क्या, चौथी बार वो जीत जाते अगर पिछली बार उनको मौका मिला होता। तो ये जो एक पद्धति है खासकर मोदी शाह की टीम ने जो बीजेपी में दिखाई है, ये पहले बीजेपी में नहीं थी। हम लोगों ने वाजपेयी जी के नेतृत्व को देखा है, वहां पे इतने दिग्गज नेता उभरे और उन्होंने पार्टी को, देखिए एक टीम एफर्ट नजर आ रहा था। सुषमा स्वराज, जेटली या खंडूरी साहब, राजनाथ सिंह जी, मतलब आपको एक टीम नजर आती थी। वाजपेयी जी मुखौटा थे, तब भी लोग ये बोलते थे कि वाजपेयी जी तो मुखौटा है, लेकिन बात ये थी कि मुखौटा होने के बावजूद उसके पीछे जो काम करने के लोग थे वो इतनी बढ़िया तरीका से कर रहे थे क्योंकि उनको विश्वास था कि पार्टी में हमारा एक अस्तित्व है, हमारे कार्यकर्ताओं का एक जो विश्वास है वो बना के रखा जाएगा। तो राम प्रकाश जी, ये चीज कहीं ना कहीं पिछले 10 साल की बीजेपी में कम हुई है और इसका खामियाजा आपको नजर आएगा, मैं बता रहा हूं। क्योंकि देखिए एक चीज है, जो उम्मीदवार बिना नाम के सिर्फ मोदी के भरोसे खड़े हुए थे और मोदी के भरोसे जीते थे और कुछ काम नहीं किया उन्होंने, तो उनको टिकट तो वैसे भी अभी नहीं मिला। अगर जो मिल भी गया है वो इनके भरोसे जीतेंगे, मोदी जी के भरोसे जीतेंगे, ये तो आप भूल जाइए, ये तो होने नहीं वाला है। क्योंकि वो जो एक चीज होता है, हर चीज का एक डिप्रिसिएशन होता है, ऐसा कुछ भी नहीं होता है कि परमानेंट रहता है, ये प्रकृति का नियम है और इस नियम को जो समझ ले वो सही। राम प्रकाश। राजेंद्र सर, ये पिछले 1 दशक में ये देखा गया कि जो तमाम बड़े नेता थे उन तक में भी जिस तरीके के, इस पर मैं एक बार पहले भी और अपने और भी 2-4 शोज में अलग अलग इस पर बात कर चुका हूं, सवाल ले चुका हूं, लेकिन ये सवाल बार बार इसलिए आ जाता है सामने कि जो आरोप लगते हैं, कहा यह जाता है कि इस वर्तमान सत्ता में काफी कुछ जो है वो बहुत सेंट्रलाइज है, बहुत स्पेसिफिक जगहों से गवर्न होता है।
तमाम ऐसे मंत्री हैं जो अपने मंत्रालय तक में नहीं जा पाते हैं, नहीं जाते हैं, जरूरत नहीं होती है या जाने नहीं दिया जाता है, ऐसी चीजें। विरोध नहीं होता था कहीं भी, लेकिन ये पहली बार हो रहा है पिछले एक दशक में इस नई भाजपा के अंदर, एक दशक को क्या, इस नई भाजपा के अंदर ये पहली बार देखा जा रहा है कि नेता अपना टिकट जो है वो वापस कर दे रहे हैं, या टिकट से पहले ही वो ये कह दे रहे हैं कि नहीं, हमें चुनाव नहीं लड़ना है। एक गठबंधन का इनके साथी जो मिजोरम में थे, उन्होंने यहाँ तक कह दिया था प्रधानमंत्री के लिए, नहीं नहीं आप चुनाव प्रचार में यहाँ मत आइएगा, आपके आने से हमारा वोट बैंक घट जाएगा। तो क्या ये जो सारे चीजें हैं वो अब बदलाव के तौर पर देखा जाना चाहिए कि नई भाजपा में बदलाव हो रहा है? और इस चीज को लेकर के अगर हम भाजपा के नजरिए से कुल मिला के अगर ये सवाल करें, तो क्या भाजपा के लिए स्थिति चिंताजनक है ये? राम प्रकाश जी, सिर्फ भाजपा के लिए चिंताजनक नहीं है। एक पत्रकार होने के नाते और एक भारतीय होने के नाते भारत में प्रजातंत्र को पनपना और उसको जिंदा रखना जरूरी है, और इस चीज के लिए हमें सारे दलों की जरूरत है और सारी विचारधाराओं की जरूरत है। हम 1975 में इसका खामियाजा भुगत चुके हैं। हम देख चुके हैं कि जब सेंट्रलाइज्ड नेतृत्व होता है तो उसका नुकसान किसको होता है? आखिर में देश को ही नुकसान उठाना पड़ता है और देश के जनता को उठाना पड़ता है। और हम अगर इस चीज को पनपने देते हैं, देखिए बीजेपी को तो नुकसान होगा ही होगा और उसको वक्त लगेगा अपने आप को दोबारा से उभारने में, जिस तरह से कांग्रेस को लगा था अपने आप को उभारने में एक दल के रूप में। वो परेशानी बीजेपी में आज फिर से वो नजर आएगी, आ रही है। अब मेरा मानना है कि जो बाकी नेता हैं, कहीं ना कहीं उन लोगों को इस बात पे अंदरूनी तौर पे इसको आवाज उठानी चाहिए, और आज के दिन पे कोई आवाज नहीं उठा रहा है, क्योंकि डर ये है कि अगर आवाज उठाई तो आप या तो छापे में फंस जाएंगे या तो आपको दरकिनार करके कहीं बिठा दिया जाएगा बुरी तरह से। तो इस डर से निकलना होगा। बीजेपी को बचाने के लिए बीजेपी के नेताओं को बाहर आके, बाहर मतलब पार्टी के बाहर नहीं आके, बल्कि पार्टी की जो मीटिंग्स होती हैं या जो उनके जो विचार पार्टी मीटिंग्स होती हैं, उनमें इन बातों को उजागर करना पड़ेगा, तभी बीजेपी बच सकती है। क्योंकि देखिए, आज तक जो आप मोदी के चेहरे के भरोसे काम चला रहे थे, जो सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद जो इलेक्टोरल बॉन्ड का जो मुद्दा उठ के आया है, और उसमें सीधी तरीके से जो सवाल उठे हैं बीजेपी के को सबसे ज्यादा चंदा मिलने के लिए, और कोई जिसने चंदा दिया है उस चीज को आप छुपाने की कोशिश कर रहे हैं, एसबीआई पे आप प्रेशर डलवा रहे हैं, और ये सब चीजें जो हैं, एक छवि जो मोदी जी की छवि थी कि ना खाऊंगा ना खाने दूंगा, उस पे सवाल उठता है। भारत में स्वच्छता लाने की जरूरत है, उस पे सवाल उठता है। तो इन सवालों के साथ एक नेतृत्व पार्टी को आगे चुनाव जिता पाएगा, यह सवाल बीजेपी के जो कार्यकर्ता हैं और बीजेपी के जो नेता हैं उनमें ये प्रबल होना चाहिए, और उन्हें इस बात को जब तक वो नहीं रखेंगे तो खामियाजा बीजेपी को ही उठाना पड़ेगा। देखिए, नेतृत्व आज है, कल नहीं है। लेकिन पार्टी जो है, पार्टी रहना जरूरी है, क्योंकि पार्टी इसलिए रहना जरूरी है कि अगर कोई भी एक पार्टी भारत में हावी होती है, वो प्रजातंत्र के लिए और लोकतंत्र के लिए हानिकारक है। राम प्रकाश, कि ये जो अभी लोकसभा चुनाव के मद्देनजर अब जो तमाम सीट शेयरिंग को लेकर के जिस तरीके से बात हो रही है, चाहे वो एनडीए की बात हो या इंडिया की बात हो, दोनों तरफ से ही अब एक लिस्ट भाजपा की आ चुकी है, आज संभवतः कांग्रेस की भी एक लिस्ट आ जाएगी। लेकिन सीट शेयरिंग को लेकर के जिस तरीके की चर्चाएं चल रही हैं तमाम राज्यों में, एक तरफ इंडिया गठबंधन है जो अपने ये दावा कर रहा है कि हमारे सीट सुलझा हुआ है, और पहले से अब ये दिखाई भी देने लग गया है कि ऑलमोस्ट इनकी जो बातचीत है वो लगभग फाइनल हो चुकी है और अब ये घोषणाएं करते जाएंगे।
वहीं भाजपा जैसे जैसे घोषणा कर रही है वो चीजें भी, स्थिति जिस तरीके से ताजा हालात बिहार में बने हुए हैं, चिराग पासवान को लेकर काफी चर्चाएं चल रही हैं। महाराष्ट्र में एक नाथ शिंदे गुट और पवार गुट जो है वो अभी भी इनके साथ आ नहीं पाया है। सीट शेयरिंग पर अमित शाह से बातचीत करने के बाद भी अभी एक सहमति नहीं बन पाई है। तो इस सीट शेयरिंग का जो ये फॉर्मूला है उसको लेकर के जो तस्वीर बन रही है उसको आप कैसे देख रहे हैं, क्योंकि अब चुनाव के डेट्स कभी भी ऐलान हो सकती हैं। देखिए, एक चीज मान के चलते हैं राम प्रकाश जी, आज के समय में कुछ साल पहले तो या कुछ महीनों पहले भी यही कहा जा सकता था कि जो आपका जो मेन स्ट्रीम का मीडिया है वो जिस चीज को दिखा रहा था उसी को लोग परोस रहा था, वो उसी को लोग ले रहे थे। लेकिन जैसे पब्लिक इंडिया है और कई और जो प्लेटफॉर्म्स हैं, उन्होंने काफी सफलतापूर्वक लोगों तक जो सही बात है उसको पहुंचाने का काम किया। और यही कारण है आपको जो है एक नया जो एक समझ है लोगों में वो आपको नजर आएगी। और वो आप जब बात करते हैं, अगर राम प्रकाश जी आप भी अगर आप जहां जिस क्षेत्र में रहते हैं वहां पे जब बात करेंगे आपको इस बात का अभाव मिल जाएगा कि जो वर्ग है वो अगर दुखी है या परेशान है तो उस बात को बोल रहा है, चाहे वो बीजेपी का हो, चाहे कांग्रेस का हो या किसी भी पार्टी का हो, वो इस बात को बोल रहा है कि कहीं ना कहीं जो उम्मीद से हमने चुनाव में अपना मत दिया था उसका हमें वो जो विश्वास था वो कहीं ना कहीं टूटा है। और इसी बात को मैं कह रहा हूं कि मैं एक ही उदाहरण दूंगा, जो युवा वर्ग है, युवा वर्ग आज के दिन पे आपकी जो मेन स्ट्रीम मीडिया है वो नहीं देखता है, वो जो यूट्यूब प्लेटफॉर्म है उसको देख के उससे जो समझ पाता है उसी के बदौलत वो जो भी निर्णय लेगा वही आपको फर्क पड़ेगा। इसलिए आप विश्वास के साथ कह सकते हैं। और ये जो खलबली मची है बीजेपी में वो इसी कारण मची है। वो चीज उन्होंने भी की थी कि हम डिजिटल प्लेटफॉर्म में आए, लेकिन नहीं हो पाया। तो मूलतः यही स्थिति है और आगे भी रहेगी। तो उम्मीद है कि जो 24 के चुनाव होंगे उसमें हमें इन सवालों के जवाब बिल्कुल साफ तरीके से नजर आ जाए।